हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उसके ऑकर होने का रीज़न क्या है। रीज़न क्या था? ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हमने उसके निकालने का तरीका देखा था। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में फॉर्मूलेज दिए हुए थे, आई जिसे हम वेंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं, वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे कि आई को निकालने के अलग अलग तरीके और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये दिखाया था कि अल्फ़ा जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, और एन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन को डिनोट करता है। आई हो गया हमारा वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया था कि जैसे डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में अल्फ़ा का फॉर्मूला ये होता है और अल्फ़ा का फॉर्मूला एसोसिएशन के केस में ये होता है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में यूज़ होते ही रहते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और मैंने ये भी बताया था कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़े हैं और आगे भी जो पढ़ने वाले हैं उनके केस में फॉर्मूलेज वही रहेंगे, लेकिन अब से आप जब भी किसी भी फॉर्मूले को लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें आई के फैक्टर को एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a प्लस बी गिव c प्लस डी प्लस ई अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसका n हम कैसे निकालें। क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूलेज में हमें अल्फ़ा या फिर i निकालना होगा। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा और i में से कोई एक चीज़ दिया हुआ है और n हम निकाल लें तो जो थर्ड कॉम्पोनेंट है वो पता चल जाएगा। तो इसलिए i या फिर अल्फ़ा निकालने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है n का वैल्यू निकालना। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, a प्लस बी जो है c प्लस डी प्लस ई दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी जो है हमारे पास रिएक्टेंट था और बन गया क्या, c प्लस डी प्लस ई। तो हमारे पास जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वो कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा n का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। चलिए देखते हैं अच्छे से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, आपको सबसे पहले नोट करना है कि हमें अगर रिएक्शंस के टर्म्स में अगर हमारे पास क्वेश्चन को दिया हुआ है, रिएक्शन के टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं, रिएक्शन दिया हुआ है, तो उससे हम n का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे b जो हमेशा हम लेंगे वो सॉल्यूट लेंगे और a जो है कंटेनर में जो पहले से मौजूद होता है सॉल्वेंट, उसे हम ले के चलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़ जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के केस में b को ध्यान देना है। b क्या है, सॉल्यूट है। हमें हमेशा रिएक्टेंट के सॉल्यूट पे एक फोकस रखना है। और दूसरा, प्रोडक्ट में जिस टर्म के बगल में एक्वश लिखा हुआ है, जिस भी टर्म्स के बगल में एक्वश लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। हमें किन दो चीज़ों पे ध्यान देना है, सबसे पहले जो रिएक्टेंट में जो एडेड सॉल्यूट है उस पर ध्यान देना है, और सेकंड जो प्रोडक्ट में एक्वश मीडियम जिसके बगल में लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। एंड फिर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिस जिसके बगल में n एक्वश लिखा हुआ है उन्हें हमें काउंट करना है और वही होगा हमारा n का वैल्यू। यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वो कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट में होगा तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके नंबर ऑफ स्पेसिस जिसके बगल में एक्वश लिखा हुआ होगा उसी को हम काउंट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ n। क्योंकि जो d होते हैं वो हो सकता है लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो वो एक्चुअली होंगे क्या, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। वो कंटेनर में होंगे, वो सिस्टम में होंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। इसलिए उनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन थोड़े ना हो रहा होगा। कोई सॉलिड चीज़ जैसे पर्सिपिटेट कर गया किसी कंटेनर में तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट थोड़े ना हुआ, वो तो सॉल्यूशन के बाहर हो गया। तो वो सॉल्यूशन के बाहर हो गया, इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो n का वैल्यू फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में हम देखें तो हमारे पास b जो हमारे पास सॉल्यूट था और हमारे पास c प्लस डी बना फाइनली सॉल्यूशन में। ठीक है, तो d कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बगल में एक्वश नहीं लिखा है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना। तो हमारे पास c सिर्फ एक्वश बचा। तो टोटल कितने स्पीसीज है, c के कितने मोल्स है, 1 है, तो इसलिए इसका n वैल्यू हो गया 1। अगर मान लीजिए इसके बगल में 2c लिखा हुआ होता, 2c होता, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ c कितने होते, 2 होते, तो यहाँ पे n का वैल्यू फिर 2 हो जाता। या फिर अगर हमारे पास c2 होता, इस तरह c2 होता, तो हमारे पास n का वैल्यू या फिर नंबर ऑफ c कितने हो गए, 2 हो जाते। तो इसलिए हम लिखते 2 नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ बगल में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखना है, इन्हें नहीं देखना है, क्योंकि ये तो फाइनली एक कंपाउंड बन गए भैया। हम जब NaCl को पुट करते थे सॉल्यूशन में तो सिर्फ NaCl को पूरा काउंट करते थे, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन हम उसे Na+ और Cl- में कंसिडर करते थे। तो एज अ होल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर C2 रहा सिर्फ, a प्लस बी गिव्स C2 प्लस डी रहता सिर्फ, तो उस केस में भी n = 1 रहता। लेकिन इफ a प्लस बी गिव्स
2C प्लस डी रहता तो 2 है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें देखना है, इसको नहीं देखना है कभी, हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखना है। तो 2 रहता तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाता। अब अगले इक्वेशन में हम देखें तो a प्लस बी गिव्स एक्वश गिव्स सी एक्वश प्लस डी एक्वश। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में सी एक्वश और डी एक्वश दिया हुआ है। तो एक्वश के कितने मोल्स है हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक, वो है 1 + 1 2 है, तो इसका n वैल्यू हो गया 2। अब हम थर्ड इक्वेशन में देखें तो हमारे पास सी एक्वश प्लस डी है, हमारे पास एक ही है तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1। अब इस केस में हम देखें तो ना सी पे है ना डी पे है, तो इसका n वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 0। अब आते हैं एनसीईआरटी के सब जो एग्जाम्पल दिए हुए उस पर, उसके बाद आएंगे मेरे कुछ गिने चुने अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस पे। तो अब समय आ गया अपनी सुंदर सी एनसीईआरटी की किताब को खोले, पेज नंबर 57 निकाले, उसका एग्जाम्पल नंबर 2.12 हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ग्राम of benzoic acid C6H5COOH dissolved in 25 gram of benzene shows the depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant of benzene is this. What is the percentage association of acid? It forms dimer in solution. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या गिवन है। हम एनसीईआरटी के तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना तरीका जो हमने फॉर्मूलेज बनाए, इतने सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे उसके बेसिस पे बनाएंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी अब हमारे पास निकाल लेंगे इसे C6H5COOH से। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, बेंजोइक एसिड के मोल्स है और 25 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की गई है, इसका मतलब हमारे पास एक कौन सा फॉर्मूला था इससे रिलेटेड, हमारे पास था डेल्टा TF = KF × M × I। डेल्टा TF = KF × M × I, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम जानते हैं कि डेल्टा TF यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट = 1.62 केल्विन। डेल्टा TF है हमारे पास, KF क्वेश्चन में गिवन है, KF क्वेश्चन में गिवन है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन 4.9। ठीक है, KF है हमारे पास, TB है हमारे पास, M मोलैलिटी। अब आता है बात मोलैलिटी का। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन मास 2 ग्राम है और अपॉन मोलर मास हम निकाल लेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 25 ग्राम ऑफ बेंजीन हम डिजॉल्व करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में डेल्टा TB गिवन है, KF गिवन है और M गिवन है, और I हमारे पास नहीं गिवन है, तो I का वैल्यू हमें निकालना है। तो इससे क्या, इस फॉर्मूले से हम जब डेटा बैठाएंगे तो हमारे पास I आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर इन सॉल्यूशन। डाइमर बना रहा है भाई, अगर हमारे पास 2A गिव्स A2 यानी कि इस तरह का कोई डाइमर बन रहा है, तो उस केस में हम देख रहे थे, इस केस में हम देख रहे थे कि इस केस में n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जा रहा था, 2 हो जा रहा था। डाइमर बना रहा है भाई, डाइमर। ठीक है, वो डिसोसिएशन का केस था, ये एसोसिएशन का केस है, इसलिए इसमें जो n वैल्यू है हमारे पास 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब 2A जो है A2 दे रहा है। हमारे पास जो डिसोसिएशन का केस था उस केस में हमने CB + C गिव्स A2 + D था। तो डिसोसिएशन के केस में ये एक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसे 1 लेते हैं, लेकिन जब डाइमराइजेशन होता है तो उस केस में 2A होता है और ये डाइमराइज हो रहा है, इसलिए इस केस में n का वैल्यू हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जब डाइमराइजेशन होता है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था अल्फा = I - 1/n - 1। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यानी कि अल्फा × 100 हमें निकालना है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यानी कि अल्फा हो गया क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए हमें I चाहिए और n चाहिए। n हम जानते हैं यहाँ से 2 है, अब हमें क्या चाहिए, I चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट CH3COOH का अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाता है 122 ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। और KF है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 4.9 और डेल्टा TF है 1.62। तो हम जानते हैं कि डेल्टा TF
इक्वल्स टू के एफ इंटू एम इंटू आई होता है। तो डेल्टा टी एफ है हमारे पास 1.62 इक्वल्स टू के एफ है 4.9। मोलैरिटी हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि 2/122 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 25 ग्राम हम रखते हैं, 25 हमें के जी में करना है इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू ये हो गया हमारा के एफ एम। अब हमें क्या निकालना है आई। तो इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास आई का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लीजिए जस्ट मान लीजिए, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं मानने को कह रहा हूँ। इमेजिन कि आई का वैल्यू इससे हमारे पास 2 आता है। मान लीजिए 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे कुछ तो वैल्यू आएगा ना भाई। तो मान लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी ये 2 आया, ठीक है। तो 2 आया, तब अब हम जानते हैं कि वापस कि अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1/1/n-1। अब हमारे पास आई है 1/n, यानी n हमारे पास 2 है, तो हो जाएगा हाफ -1। और आई भी हमारे पास आ जाएगा। आई जो है आपका लेस देन 1 आएगा एक्चुअली, ठीक है। मान लीजिए 0.2 आ रहा है, आई हमारे पास इस केस में लेस देन 1 आएगा। आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो है लेस देन 1 होगा, और डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखना हमेशा। तो ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई से हमारे पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करें भाई एनसीईआरटी ने क्या किया है इतना लंबा चौड़ा। एनसीईआरटी ने एक्चुअली क्या किया है, जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1/1/n-1, एक्चुअली मैं उसका डेरिवेशन कर करके बनाया अपने तरीके से, समझे। लेकिन हम क्या है, हम ट्रायोस के स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा स्मार्ट है, हमारे पास सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट उन्हें पुट करेंगे, ठीक है। तो इतने लंबे सॉल्यूशन में मत जाइएगा, जो मैंने आपको बताया 4 लाइन में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपको कुछ अच्छे अपने क्वेश्चंस। क्या देगा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाइमराइज अप टू 75% इन 100 ग्राम बेंजीन वाटर एंड शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.093 डिग्री सेल्सियस। फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये डेटाज गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट है 1 ग्राम, अल्फा 0.75, 75% है ना, उसी से आया हमारा अल्फा 0.75। टीएफ है इतना, वो केएफ है इतना, और एन का वैल्यू 2, डाइमराइज हो रहा है इसलिए एन का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट भैया सीधा सा बात है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ, तो इतना तो पक्का हो गया कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू आई इंटू एम, तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि एम से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो पूछा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास डेल्टा टीएफ और केएफ दिया हुआ है, लेकिन आई का वैल्यु हमारे पास नहीं है। आई इसका मतलब हमें फाइनली निकालना है। तो आई का हमने पढ़ा है कि एसोसिएशन के केस में अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1/1/n-1 होता है। अब हम जानते हैं अल्फा यहाँ पे हमारे पास 0.75 दिया हुआ है, आई हमें निकालना है, और एन का वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो 0.75 इक्वल्स टू आई माइनस 1/12 -1, इसे हमारे पास आ जाएगा आई का कुछ वैल्यू। मान लीजिए आई का वैल्यू आ गया 0.5, मान लीजिए आई का वैल्यू आ गया 0.5, ठीक है। तो आई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। केएफ हमारे पास गिवन है, और हमारे पास डेल्टा टीएफ भी गिवन है, तो हम इससे क्या कर लेंगे, एम निकालेंगे। एम क्या होगा, मोलैलिटी क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो डेल्टा टीएफ हमारे पास आ जाएगा 0.093 इक्वल्स टू केएफ कितना है 1.86 इंटू आई हमारे पास मान लीजिए 0.5 अगर हमारे पास आ गया, और जो मोलैलिटी होगा मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास एम जो हमें निकालना है, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है। तो 100 अपॉन केजी में करना है हमें, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा। देखा इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कंप्लीटली डाइमराइज इन वाटर बिलो -372 डिग्री सेल्सियस। देखिए भैया डाइमराइज होगा, इसका मतलब एन का वैल्यू 2 तो होगा, लेकिन कब, जब उसका टेम्परेचर बिलो -3.72 डिग्री सेल्सियस होगा तभी, वरना नहीं। एंड आर नॉट एसोसिएटेड अबाउट इट, यानी कि उससे अगर ऊपर हुआ तो उसका ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल के जैसा वो बिहेव करेगा। इफ 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, केएफ दिया हुआ है, इसका मतलब फिर से हम जानते हैं भैया डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू केएफ इंटू एम, तो हमारे पास लगना ही है, ठीक है।
देर इज ए पॉइंट टू नोटिस कि के एफ का वैल्यू हमारे पास 1.86 गिवन है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मोलैलिटी जो है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1 मोल अपॉन 1 kg से 1 आ गया। हाँ हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये जो डाइमराइज होता है अल्फा यानी कि n का वैल्यू 2 यानी कि डाइमराइज कब होगा -3.72 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन वाटर जो है हमारा 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो जाता है, मतलब कि वो -3.72 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर नौबत ही नहीं आएगी तो n का वैल्यू 2 होगा क्या? नहीं होगा। n का वैल्यू हमारे पास नॉर्मल कंपाउंड की जैसा 1 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और हमारे पास डाइमराइज कब करेगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आई तो हमारे पास सिंपली 1 ही हो जाएगा भाई, 2 का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ जो हो जाएगा आई के एफ एम, आई हमारे पास 1 हो जाएगा, के एफ हमारे पास आई 1 क्यों हो गया? क्योंकि एन का वैल्यू 1 है। एन का वैल्यू आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि जो अल्फा इक्वस टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एसोसिएशन का केस आएगा, लेकिन जब एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाइएगा। वरना अगर आप इस केस में एन इक्वस टू 1 अगर आप लगा देते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी अल्फा का वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गया भैया, इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। इसलिए ये गलत आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एसोसिएशन होगा, लेकिन इस केस में तो एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, -3.72 डिग्री सेल्सियस पे होगा एसोसिएशन, तो इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, नॉर्मल कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? i इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा टी एफ जो i इंटू के एफ इंटू एम होगा, तो इसलिए 1 इंटू के एफ का वैल्यू हमारे पास 1.86 है, 1.86 इंटू एम का एम 1 हो गया, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ कितना आ गया? सिंपली 1.86 ही आ गया। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट -1.86, तो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना आ गया? -1.86 डिग्री सेल्सियस। देखा कितना सिंपल था, सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि भाई ये डाइमराइज करेगा तब तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार आप फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप बना के लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू आपको निकालना है। मैंने आपको क्या कहा था? n का वैल्यू निकालने के लिए रिएक्शन में क्या देखना है? प्रोडक्ट को ही देखना है। प्रोडक्ट में जिसके बगल में एक्वस लिखा हुआ होगा उसी को हम उसी के टोटल मोल्स काउंट कर लेंगे और वही हमारा हो जाएगा क्या? n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम से अल्फा इक्वस टू रूट अंडर k बाई सी होता है। k क्या होता है हमारे पास? k होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, c होता है मोलैरिटी। इस फॉर्मूले को लगा के हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आई होप कि आप बना लेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आपके बायोलॉजी के टीचर्स ने भी क्वेश्चंस डाले हैं। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के, कोटक इंस्टीट्यूट के पूरे शीट यानी कि ढेरों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह और थियोरेटिकल पार्ट भी डाला है, उसके अलग अलग कॉम्पिटिटिव नोट्स भी डाले और आगे भी हम डालते जाएंगे। हमारे लेक्चर नोट्स भी डाले, जाइए फ्री में है भाई साहब, 1.5 लाख रुपए का मटेरियल, जाइए ज्वाइन कीजिए। आई होप कि आप इसको बना के लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस।